सो हेलो, थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में, प्लैंक्टन्स के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम उसके आगे टॉपिक पे बढ़ेंगे, जो उसका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जो कि है जू प्लैंक्टन, सी ग्रास एंड सीविड्स। तो आज हमारा ये टॉपिक रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं और आज मैरीन ऑर्गेनिजम्स मोस्टली ख़त्म कर देंगे। प्लस जिन्होंने कल वाली वीडियो नहीं देखी है वो एक बार जाके कल की वीडियो देख के आइए। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्शन फील रहेगा आपको। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले जू प्लैंक्टन्स के बारे में। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जू प्लैंक्टन्स क्या होता है। जब हमने कल की वीडियो में पढ़ा था फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में, वो क्या थे, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स थे। ठीक है, वो ऑटोट्रॉप्स थे ना, वो खुद ही अपना खाना बना रहे थे। ठीक है, अब वो खुद खाना बना रहे हैं तो कोई तो हेटेरोट्रॉप होगा ना फूड चेन में, जो उसको खाएगा। तो मतलब फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर होगा। तो जब हम फाइटोप्लैंक्टन्स की बात करते हैं वो प्लांट्स आ जाते हैं। प्लांट्स बोलते हैं ना, काइंड ऑफ, अगर लेमन लैंग्वेज में बोले जाए तो प्लांट्स ही होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। उसके ऊपर खाने वाले कौन से होंगे, फिशेज वगैरह। फिशेज वगैरह मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिशेज। कहीं ना कहीं हम उनको क्या बोलेंगे, जू प्लैंक्टन्स बोलेंगे। तो जू प्लैंक्टन्स काइंड ऑफ फिशेज ही है, बट अब हम इसको बोलने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम मैरीन ऑर्गेनिजम्स की सेंस में बात करते हैं। ठीक है, तो जब जू प्लैंक्टन की बात आती है, आपको दिमाग में ये रखना है कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, ये उस पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं जैसे फिशेज होती हैं। और जब इनकी डिवीजन की बात करते हैं, ठीक है, कितना मिलते हैं, ये मैंग्रोव वाटर में हमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं। मैंग्रोव वाटर में सबसे ज़्यादा मिलते हैं हमें जू प्लैंक्टन्स। ठीक है, कैसे मिलते हैं, मोस्टली जो फिशेज रहती है ये वो नहीं है कि जो बड़ी बड़ी फिशेज होंगी, जो छोटी छोटी फिशेज रहती हैं वही फाइटोप्लैंक्टन्स पे सरवाइव करती हैं। ठीक है, तो जिनको हम बोलते हैं जुवेनाइल फिशेज। क्योंकि बड़ी बड़ी फिशेस तो बाकी ऑर्गेनिजम्स को खा सकती है ना, या छोटी छोटी फिशेस को खा सकती है। पर कहीं ना कहीं जो छोटी छोटी फिशेस रहते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स पर डिपेंडेंट रहते हैं खाने के लिए। ठीक है, और इनको क्या बोला जाता है, जू प्लैंक्टिवोरस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे फिशेस मैंने आपको बताया वैसे। ठीक है, वो तो चलो लेमन लैंग्वेज में है। अब कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे टाइनी फ्लैगलेट्स, जायंट जेलीफिश, एक्सेट्रा। ठीक है, ये छोटे छोटे फिशेज रहती हैं, फिशेज टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ये इनकी एग्जाम्पल हो गई। देर इज नथिंग इम्पॉर्टेंट फॉर द जू प्लैंक्टन्स एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो यही चीज़ें जो थी इंपॉर्टेंट मैंने वही पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं और बात करते हैं सी ग्रास के बारे में। ठीक है, सी ग्रास के बारे में सबसे पहले आपको एक चीज़ पता है, जब हम ग्रास की बात करते हैं वो कौन से प्लांट्स हैं। मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स रिप्रोडक्शन बेसिस पे दो में बांट जाता है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, जब हमने इंपॉर्टेंट फ्लोरल ग्रुप्स ऑफ इंडिया पढ़ा था, इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक है, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी इन्वायरमेंटल लेक्चर सीरीज, पहली ही प्लेलिस्ट रहेगी। जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आप वहाँ से पूरी सीरीज देख सकते हो। ठीक है, 5th वीडियो से मैंने बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट करवाया था, और पहली 4 वीडियो जो है वो क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड है। ठीक है, तो जो परसों वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था जिम्नोस्पर्म्स और एंगियोस्पर्म्स, वहीं अगर हम बात करें इस सेंस में, जो ग्रास होता है सिंपल, जो टेरेस्ट्रियल पे होता है, ये तो हम चलो इक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, पर अगर जो टेरेस्ट्रियल में भी होता है वो भी एंगियोस्पर्म्स होता है। ठीक है, अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन आएगा एंगियोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म्स क्या होता है। मैं यही कहूँगा एक बार वीडियो देखने जाओ, क्योंकि अगर मैं छोटी छोटी चीज़ें बताने लगा तो मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ और है। ठीक है, क्योंकि मैं एक कंटिन्यूटी में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो एंगियोस्पर्म्स मेरीन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अब ये जो अगर हम बात करें, ठीक है, अगर सी ग्रास है, होता क्या है इसमें, ये किस्म का मतलब ओवल लीव्स होते हैं। ठीक है, सी ग्रास जो होता है ओवल लीव्स रहते हैं, और इनका रूट सिस्टम भी रहता है थोड़ा सा। और मोस्टली जब अगर इनकी बात करें कि कहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं, जहाँ पे शैलो कोस्टल वाटर होते हैं, ज़्यादा डीप नहीं, शैलो जहाँ पे होता है कोस्टल वाटर वहाँ पे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सैंडी रीजन होता है, मडी वाटर जहाँ होता है, उस रीजन में ज़्यादा हमें इनकी क्वांटिटी मिलती है। ठीक है,
और मोस्टली ये हायर, अगर इस ग्रुप की अगर बात करें सी ग्रास में, इसमें कुछ हायर प्लांट्स भी रहते हैं, मतलब जो बड़े बड़े ग्रासेस रहते हैं, थोड़े से लंबे लंबे ग्रासेस रहते हैं। और वो आपको अगर मोस्टली देखा होगा आपने तो वो मैंग्रोव की जब आप फोटो देखते हो तो वहाँ ही मिलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हायर प्लांट्स जो भी रहते हैं वो सॉल्ट वाटर में मिलते हैं। ठीक है, अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें जाए, तमिलनाडु के साउथ ईस्ट कोस्ट पर मिलता है। साउथ ईस्ट कोस्ट क्या है तमिलनाडु का, ज़रा ध्यान दो, एक मिनट सोचने का मतलब ट्राई करो। दैट इज गल्फ ऑफ मन्नार और पाक बे, वो है साउथ ईस्ट तमिलनाडु का। क्लियर? ठीक है, और कहाँ कहाँ मिलता है? लगून से, किसके? लक्षद्वीप के। ठीक है, लक्षद्वीप के लगून से वहाँ मिलता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे भी हमें कुछ मिलता है। ठीक है, क्यों मिलता है? क्योंकि वहाँ की सैलिनिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सीग्रास। सो सीग्रास के रिलेटेड हमने कुछ बेसिक्स पढ़ लिया। अब इसके कुछ फंक्शंस होते हैं स्पेसिफिक, हम सब नहीं पढ़ेंगे, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, रिपीट करूंगा बस। ठीक है, तो फंक्शंस की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले ये वेव एनर्जी और करंट एनर्जी, वेव्स और करंट्स, ज्योग्राफी के साथ ही मैंने इस चैनल का शुरुआत करा था। अप्रॉक्सीमेटली 30 वीडियोस आपको ज्योग्राफी के रिलेटेड मिल जाएंगी, वहाँ पे मैंने वेव्स करंट्स के बारे में सब कुछ पढ़ाया है, वहाँ जाके एक बार देख सकते हो। ज्योग्राफी के रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, करंट्स मैंने हर एक इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन की कवर की है। तो फंक्शंस की जब हम बात करते हैं, वेव और करंट एनर्जी है, उनको रिड्यूस करने में काम आता है सी ग्रासेस का। ठीक है, जो सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो सेडिमेंट्स होते हैं उनको फिल्टर करने का काम आता है। कहीं ना कहीं जब गंदा पानी आ रहा है, उसमें बड़ी बड़ी जो भी चीज़ें रहेंगी वो तो सारी पीछे हो जाएंगी ना सी ग्रास की वजह से। तो लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि सेडिमेंट्स को फिल्टर कर देते हैं। ठीक है, और अगर बात करी जाए ये किस्म का हैबिटेट, हैबिटेट क्या होता है? किस्म का घर, एटमॉस्फेयर, जैसे इंसानों के लिए हमारा घर होता है। ठीक है, वैसे ये किस्म का हैबिटेट जो है किसको देता है? ये लोग मैरीन के जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, फिशेज होती हैं, उनको देते हैं। ठीक है, इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, फिशेज होते हैं, उनको एक हैबिटेट देते हैं। ठीक है, अगर इनका हम लोग एक्सपेंशन की बात करें जाए कि कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये हमें लगून्स में मैक्सिमम मिलते हैं। और किस टाइप के सी ग्रासेस में, मतलब लगून्स में मिल रहे हैं, और वहाँ पे हमें कुछ एनिमल्स भी मिलते हैं जिस ये कहीं आ जाके सी ग्रास की मदद से ही, वजह से ही, मतलब हमें वहाँ पे इस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है। एक तो आगे हमारी जो जुवेनाइल फिशेज होती हैं, और कुछ टाइप के माइग्रेटरी बर्ड्स भी होते हैं। ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स भी इस रीजन में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सी ग्रास है, सी ग्रास होगा तो जुवेनाइल फिशेज होंगी, बाकी इन्वर्टिब्रेट्स होंगे, बाकी इन्वर्टिब्रेट्स होंगे तो मतलब अच्छा खासा खाना होगा, क्रुस्टेशियंस, मोलस्क्स, प्रोटोजोअन्स। अगर अच्छा खासा खाना होगा तो माइग्रेटरी बर्ड्स तो वहाँ ही आना रिकमेंड करेंगे ना, या फिर फिशेज वगैरह वहाँ ही आना पसंद करेंगे ना। तो इसीलिए यहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसी वजह से मोस्टली फिशेज और जो माइग्रेटरी बर्ड्स है यहाँ आना पसंद करते हैं। ठीक है, अब सी ग्रासेस की भी कुछ स्पीशीज़ है, टोटल हमें 58 स्पीशीज़ मिलती है सी ग्रासेस की। उसमें से इंडिया में हमें 14 स्पीशीज़ मिल जाती हैं। टोटल 58 में से इंडिया में 14 मिल जाती हैं। और आपने सुना होगा डुगोंग के बारे में। ठीक है, बहुत न्यूज़ में रहता है, इसको बोला जाता है सी काऊ। ठीक है, डुगोंग जो है वो डिपेंडेंट होता है सी ग्रास पे अपने फूड के लिए, क्योंकि जैसे गायें घास खाती है उसी तरह से सी काऊ बोलते हैं ना इसको, समुंदर की ऐसा गाय करके। ठीक है, ये दिखती गाय जैसे है डुगोंग। ठीक है, आप देख सकते हो फोटो इसकी। ठीक है, तो सी ग्रास के ऊपर डिपेंड रहता है फूड के लिए। सो दिस इज अबाउट द सी ग्रास। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, और उसी के साथ हमारा मैरीन ऑर्गेनिजम्स वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। दैट इज, क्या नाम है उसका? सी वीड्स। एक मिनट, सी वीड्स। ठीक है, क्लियर इतना? अब सबसे पहले याद होगा अगर आपको, हमने पढ़ा था ब्रायोफाइटा, याद करो, मतलब थैलोइड प्लांट्स। इसमें भी कंफ्यूजन है, मैंने इसके बारे में भी, ब्रायोफाइटा क्या होता है ये भी मैंने आपको पढ़ाया है कल की वीडियो में, नहीं परसों वाली वीडियो में, जहाँ पे हमने एनिमल किंगडम पढ़ा था और फ्लोरल ग्रुप ऑफ इंडिया पढ़ा था, हमने वहाँ पे भी ये डिस्कस किया था ब्रायोफाइटा क्या होता है। ठीक है, तो सीवीड्स एक किस्म के ब्रायोफाइटा होते हैं, और अगर हम बात करें ये मैक्रोस्कोपिक एल्गी होती है। इट्स नॉट माइक्रो, इट्स मैक्रो। मैक्रो मतलब हम इसको आंखों से देख सकते हैं, माइक्रो मतलब हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं, मतलब बहुत छोटी छोटी होती हैं, मतलब
मतलब माइक्रोस्कोपिक इन द सेंस कि बहुत छोटी, मतलब हम लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा, इस टाइप का होगा, या थोड़ा बहुत दिख भी जाएगा ग्रीनरी ग्रीनरी से, पर मैक्रोस्कोपिक है, मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में हमें दिख जाती है, ठीक है। पर इसमें ना हम लोग डिवीजन नहीं कर पाते, हम इसमें डिवीजन नहीं कर पाते इसके टिश्यूज की, जो ट्रू टिश्यूज रहते हैं ना इसको, उसके हम डिवीजन नहीं कर पाते। ट्रू टिश्यूज, अगर हम किसी प्लांट की बात करें, उसमें ट्रू टिश्यूज क्या होते हैं, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, उनको ट्रू टिश्यूज कहते हैं, ठीक है। उसकी हम डिवीजन इसमें नहीं कर पाते, क्योंकि आज जाके ये जब सी वीड्स की बात करेंगे, ये भी काइंड ऑफ तो घास ही होगा ना कहीं, अब नाम अलग सा दिया है, ठीक है। ओके, ये मोस्टली रॉक्स के साथ या फिर कोरल्स के साथ अटैच रहता है, ठीक है। मोस्टली हर जगह नहीं मिलेगा आपको, ये मोस्टली या तो पत्थरों के साथ या तो कोरल्स के साथ अटैच रहता है, और ये शैलो कोस्टल वाटर्स में होता है। जैसे हमने बात करी थी किसकी, सी ग्रास की, वो भी शैलो कोस्टल वाटर्स में ही हमें मोस्टली मिलता है, ठीक है। और अगर बात करें टाइप्स की, हमें सीवीड्स के कुछ टाइप्स मिल जाते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे टाइप्स मिल जाते हैं। हम 4 के बारे में जैसे मैं आपको बता देता हूँ। एक ब्लू ग्रीन सीवीड मिलता है हमें, ब्राउन मिलता है, ग्रीन मिलता है, रेड मिलता है, मैं बहुत तरह के मिलते हैं। ये कुछ टाइप्स है सीवीड्स के। अब बात करते हैं इसके यूजेस क्या है, सीवीड्स के यूजेस क्या है, कुछ तो यूजेस होंगे। एक किस्म, पहला इसका यूज है ह्यूमंस, हम लोग, बहुत सारे लोग जो कोस्टल रीजन्स में रहते हैं वो इसको फूड की तरह यूज करते हैं, ठीक है, फूड की तरह यूज कर सकते हैं। एनिमल्स करते हैं कंज्यूम, प्लांट्स के लिए ये एक किस्म का फर्टिलाइजर्स की तरह काम करते हैं, प्लांट्स के लिए एक किस्म का फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं। फिर ये ड्रग में भी यूज आते हैं। ड्रग का मतलब दो होता है, ड्रग्स तो एक तो आपको पता है, ठीक है, जब ड्रग्स की बात आती है एक तो आपको पता है, दूसरा होता है दवाइयाँ, तो दवाइयों वाले ड्रग की बात कर रहा हूँ। एक तो ये ड्रग्स में यूज आता है। ड्रग्स में किस तरह से, गोइटर का ट्रीटमेंट अगर करना हो, इंटेस्टाइनल या फिर स्टोमक डिसऑर्डर कुछ हो, उसके रिलेटेड ये हम यूज कर सकते हैं। कमर्शियल वैल्यू में बात करी जाए, कमर्शियल वैल्यू का मतलब क्या होता है, कमर्शियल वैल्यू मतलब इससे हम पैसा कमा सकते हैं क्या। कमर्शियल वैल्यू में बात करी जाए तो अगर और एलिजिनेट्स आयोडीन, ये कुछ प्रोडक्ट है जो इन सीवीड्स की कमर्शियल वैल्यू देते हैं, मतलब हम लोग ये सेल कर सकते हैं मार्केट में, कहीं ना कहीं हमारा इनकम सोर्स हो सकता है। तो ये इनकी क्या है, कमर्शियल वैल्यू है किनकी, सीवीड्स की, ठीक है। ओके, जब सीवीड्स की बायोडिग्रेडेशन होती है, जब सीवीड्स की बायोडिग्रेडेशन होती है तो ये मीथेन प्रोड्यूस करता है लार्ज क्वांटिटी में। सो ये किस्म का इसका ड्रॉबैक आ जाता है। क्या ड्रॉबैक आ जाता है कि जब सीवीड जो है वो बायोडिग्रेडेट होता है, वो मीथेन प्रोड्यूस करता है बहुत लार्ज क्वांटिटी में, एटमॉस्फेयर में जाएगा, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है मीथेन, ठीक है, क्लियर है ना। ओके, एक और चीज, एक लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है इसके। जब हम हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करते हैं, जो सड़े हुए सीवीड्स होते हैं ना, रॉटन मतलब सड़े हुए, ठीक है, सड़े हुए सीवीड्स होते हैं ना, वो कुछ गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करते हैं, और जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करते हैं, एक टॉक्सिक गैस है जिससे कहीं ना कहीं वॉमिटिंग और डायरिया हो सकता है, ठीक है। So this is about the seaweeds, and with this we have completed our marine organisms, which we started from planktons, then we jump to the phytoplanktons। हमने बहुत अच्छे से phytoplanktons कल के लेक्चर में पढ़ा। कल के लेक्चर में हमने ये दोनों चीज़ें कवर की थी, प्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स। आज के लेक्चर में हमने जू प्लैंक्टन्स कवर कर लिया, हमने सीवीड्स कवर कर लिया, हमने सी ग्रास कवर कर लिया, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, हमारा बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड है आज जाके, दैट इज बायो रिमीडिएशन, ठीक है। ये मैं आपको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ऊपर ऊपर से ही पढ़ाऊंगा, बिकॉज कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझने वाला इसमें है नहीं, तो इसलिए मैं ये ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। तो बायो रिमीडिएशन की बात जब हम करते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक किस्म का हम यूज़ करते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे सिंपल बोलते हैं, मतलब हमारा मेन यूज़ क्या है बायो रिमीडिएशन करने के लिए, कि मतलब हमें किसी चीज़ को बायोडिग्रेडेट करना है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, कहीं ना कहीं हम उसको एनवायरनमेंट में किसी और यूज़ में ला लेंगे, या फिर उसको ऐसा बना देंगे कि कहीं ना कहीं वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा देर तक ना रहे, उसका लॉन्ग टाइम ना हो, वो वैनिश हो जाए, ना उसका कोई इफेक्ट हो एटमॉस्फेयर में,
ठीक है। तो कहीं ना कहीं बायो रेमेडिएशन की बात करते हैं, ये वही प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे कि इन्वायरमेंट में जितने भी हमें कंटामिनेंट्स मिलते हैं, इन्वायरमेंट में हमें जितने भी कंटामिनेंट्स मिलते हैं उनको लेस टॉक्सिक फॉर्म्स में, लेस टॉक्सिक फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो यही काम होता है बायो रेमेडिएशन का। तो मैं इतना समझ आ गया होगा। अगर आपको सिंपल वे में डिफाइन अगर करूँ, बायो रेमेडिएशन इज द प्रोसेस विच वी कैन यूज फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, एंड वी यूज इट टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिग्रेड द एनवायरमेंट कंटामिनेटेड इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म्स। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हो। कुछ मतलब डेफिनेशन तो आएगी नहीं, पर मैंने ऐसे ही बता दिया आपको खुद से बना के कुछ भी, ठीक है। तो मोस्टली आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें दो स्टेप्स होते हैं, एक होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब होता है, इन सीटू का क्या मतलब होता है, इन पहले सबसे पहले बहुत लोगों को एक्स और इन, इसमें बहुत फर्क मतलब कंफ्यूजन रहता होगा जब भी आप, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स में हम लोग इन एक्स पढ़ते रहते हैं। इन सीटू का मतलब होता है उसी जगह पे, सेम सेम प्लेस। और एक्स सीटू होता है आउटसाइड काइंड, मतलब कहीं और, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, अगर आपको पूछ लिया जाए नर्सरीज जो होती हैं, नर्सरीज पता है ना आपको, जहाँ पे प्लांट्स को कंजर्व करके रखते हैं या उगाते हैं, ठीक है, नर्सरीज पता है ना। अब नर्सरीज की जब हम बात करते हैं, वो हमें फॉरेस्ट में नहीं मिल रहा, ठीक है, वो हमें किसी प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं मिल रहा। तो वो क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन है या एक्स सीटू कंजर्वेशन है, वो अपनी जगह नहीं ना। अगर वो फॉरेस्ट में होगा वो वाला प्लांट, तो उसको हम इन सीटू कंजर्वेशन बोल देंगे। पर वो नर्सरी में है, मतलब अपने एटमॉस्फेयर से बाहर है, अपने जहां उसको एक्चुअल में होना चाहिए उससे बाहर है, तो वो एक्स सीटू कंजर्वेशन हो जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है कि नर्सरी, बोटानिकल गार्डन्स, नेशनल पार्क्स, इनमें से कौन से जो है वो इन सीटू है, कौन से एक्स सीटू है। तो आप उस सेंस में भी इसको याद कर सकते हो। इसका मतलब हो गया सेम प्लेस, अगर हम लोग बायो रेमेडिएशन कर रहे हैं हम उसी जगह कर देंगे। अब इनके कुछ फर्दर टाइप्स आते हैं, ठीक है। एक होता है बायोवेंटिंग, एक होता है बायोस्पार्जिंग, एक होता है बायो ऑगमेंटेशन। तो जब हम इसकी बात करते हैं, इसमें आ जाता है कंपोस्टिंग, लैंड फॉर्मिंग, बायोपाइल्स, बायोरिएक्टर्स, ठीक है। मैं कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा। जब हम बायो वेंटिंग की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, हम क्या करेंगे, हम एयर और न्यूट्रिएंट्स को वेल्स में सप्लाई कर देंगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा जो भी कंटेमिनेटेड सॉइल होगी, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं इंडिजिनस बैक्टीरिया की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या करेंगे हम लोग, जो भी कंटेमिनेटेड सॉइल रहेगी, ठीक है, उसमें हम किसी ना किसी तरीके से पाइप्स की मदद से, वेल्स की मदद से एयर और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर देंगे। उससे क्या होगा कि वहाँ पे इंडिजिनस बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी। दिस इज अबाउट द बायो वेंटिंग। वेंट का बात करें ना, कि वेंट का मतलब क्या होगा, किसी का छेद कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बायोस्पार्जिंग। बायोस्पार्जिंग में क्या होता है, सिंपल याद रखना, इंजेक्शन। हम क्या करेंगे, एयर इंजेक्ट कर देंगे, मतलब एयर में कुछ ना कुछ प्रेशर रहेगा, इसीलिए इंजेक्ट कर पाएंगे। किस में इंजेक्ट करेंगे, वाटर टेबल में। वाटर टेबल का मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं, अब देखो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ पहले, कहीं ना कहीं तीनों एक जैसे हैं और ये भी चारों जो हैं एक जैसे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा फर्क आता है। आ जाके आपको बस मतलब पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, बायोस्पार्जिंग जब हमने पढ़ा था, आ जाके किसका टाइप है, वो इन सीटू बायो रेमेडिएशन है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। इतना ये तो मेरे को नहीं लगता कि पूछेंगे बायो स्प्रेजिंग होता क्या है, ठीक है, उस तरह का क्वेश्चन मुझे नहीं लगता। तो इंजेक्शन करते हैं हम लोग एयर का अंडर प्रेशर, ठीक है, वाटर टेबल में, कि जो ग्राउंड वाटर में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाए। उससे क्या होगा कि पानी कहीं ना कहीं साफ हो जाएगा, ग्राउंड वाटर जो है कहीं ना कहीं साफ हो जाएगा, ठीक है। जो भी उसमें गंदगी रहेगी, बैक्टीरिया जो है वो खत्म कर देंगे। दिस इज अबाउट द बायोस्पार्जिंग। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द बायो ऑगमेंटेशन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट इन द सेंस कि कहीं से लाके उसको जो कंटामिनेटेड साइड है वहाँ पे हम लोग उसको डाल देते हैं और उससे डिग्रेडेशन प्रोसेस वो खुद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर लेते हैं, ठीक है। तो बायोवेंटिंग का क्या बताया मैंने, एयर और न्यूट्रिएंट्स लाएंगे, वेल्स के थ्रू से कंटामिनेटेड सॉइल में डाल देंगे। बायोस्पार्जिंग में क्या बताया, हम एयर प्रेशर के साथ इंजेक्ट करेंगे। और इसमें ऑगमेंटेशन में क्या बताया कि हम लोग
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंपोर्ट करके लाएंगे। इंपोर्ट करने का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं 5 किलोमीटर दूर से लेके आ गए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, वो इंपोर्ट करना होगा, ठीक है, इस सेंस में। सो दिस इज अबाउट द इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू बायोरेमेडिएशन, सॉरी। सो नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द एक्स सीटू बायोरेमेडिएशन। जब हम इसकी बात करते हैं, सबसे पहले इसका मतलब क्या हो गया, आउटसाइड, मतलब उस जगह पे तो नहीं है, कहीं और है। अब इसमें क्या करते हैं, हम सॉइल को मिक्सअप कर देते हैं वाटर और वाटर के साथ, और एयर में उसमें एक्सपोजर दे देते हैं, पर उस जगह पे नहीं, कहीं और जाके। हम किसकी बात करें, लैंड फार्मिंग की। क्या करते हैं लैंड फार्मिंग में, हम सॉइल को कहीं और लेके जाते हैं, उसमें वाटर और एयर का एक्सपोजर देते हैं, जिससे वो कहीं ना कहीं उसमें जो भी गंदगियाँ रहेगी वो साफ हो जाएंगी, ठीक है। आ जाके सबका एक ही मतलब है, सेम मतलब। कहीं ना कहीं जब हम कंपोस्टिंग की बात कर जाते हैं, कहीं ना कहीं तीनों जो है इंटरलिंक है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आएगा। अगर बोले बायोपाइल्स क्या होता है, इसमें पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स को हम इंजीनियर्ड सेल से पाइल करते हैं, और बायोरिएक्टर्स में क्या आता है कि कंटामिनेंट सिस्टम को इंजीनियर्ड करके हम कर देते हैं, ठीक है। इतना डीप नहीं जाने की ज़रूरत है, आ जाके आपको इतना थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं आ जाके ये बायो रिमीडिएशन के ही कुछ टाइप्स मिल जाते हैं हमें आगे, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, बिकॉज इट विल टेक सो मच टाइम, ठीक है। मेरे पास भी टाइम की तंगी होती है, ठीक है। क्लियर इतना, ओके। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, TERT। TERT क्या है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया का मिक्सचर बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं बैक्टीरिया का। और ऑयल जैपर के लिए उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑयल जैपर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। सो एक और टॉपिक है, इसी के अंडर आ जाता है फाइटो रेमिडिएशन, मतलब जिसमें हम प्लांट्स का यूज़ करते हैं। फिर आता है एक तो आ गया फाइटो, उसमें हम प्लांट्स का यूज़ करते हैं रेमिडिएशन। एक आ जाता है माइको रेमिडिएशन, ठीक है, उसमें हम फंगाई का यूज़ करते हैं। एक आ जाता है माइको फिल्ट्रेशन, उसमें एक फंगाई है जिसका नाम है माइसेलिया फंगाई, उसका हम लोग यूज़ करते हैं सॉइल में फिल्टर करने के लिए। सो दिस इज सम, टेक दिस एज अ लिटिल बिट टॉपिक, सो डोंट गो डीप इनसाइड इट कि क्या है इतना बायो रेमिडिएशन, बड़ा तूफान है, इतना तूफान नहीं है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए याद रखना, क्योंकि ऐसा तो 10 नंबर का मेंस में क्वेश्चन नहीं आएगा कि बायो रेमिडिएशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। यूपीएससी इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है। वन वर्ड के लिए आपको पढ़ना है, कहीं ना कहीं आ जाके अगर फंसेगा तो 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन यहाँ का कोई फंस जाएगा। सो उसी हिसाब से पढ़ो, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देख कर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द बायो रेमिडिएशन एंड वी हैव कंप्लीटेड बायो रेमिडिएशन, ठीक है। इसी के साथ हमारा मैरीन ऑर्गेनिजम्स बायो रेमिडिएशन खत्म हो गया है। अगर अभी तक जुड़े हो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके बताना कि कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। और प्लस वन मोर थिंग, पुरानी वीडियोस इस सीरीज़ की देख लेना, क्योंकि आपको एक कनेक्शन फील होगा, ठीक है। मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको टॉपिक अच्छे से समझाऊं, मेरा मेन मोटिव ये नहीं है, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये इसलिए नहीं है बिकॉज इसके रिलेटेड आपको बायो रेमिडिएशन सर्च करोगे ऑलमोस्ट 100 वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। वो वीडियोज़ आपको कहीं और भी मिल जाएंगे। मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़ना कैसे है। बायो रेमिडिएशन पढ़ा, ये इतना डीप नहीं जाना है इसमें, ठीक है। पढ़ना इस तरह से, ये आपको कोई नहीं बताएगा, आपको सिंपल अब बुकलेट की मैं एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ। अगर हम किसी बुकलेट की बात करते हैं, हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, इन्वायरमेंट की बुक शंकर की बात करते हैं, इन्वायरमेंट की बुक विजन की बात करते हैं। जब हम शंकर की बुक की बात करते हैं, चलो ठीक है 300-400 पेज मिल जाते हैं। जब हम विजन की बात कर देते हैं, इसमें 2-3 पार्ट आ जाते हैं, तो मतलब 500-600 पेज आ जाते हैं। और जब शंकर बुक की बात करते हैं, इसमें अप्रोक्सीमेटली 400-450 पेजेस है। उसमें पढ़ने कितने हैं, अप्रोक्स हमें 150 से 200-250 पेज ही पढ़ने हैं, ठीक है। बाकी टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। तो क्लाइमेट चेंज में भी मेरा यही मेन मोटिव था कि मैं आपको बताऊं कि वो जो 150-200 पेज है क्लाइमेट चेंज में से, उनमें से टोटल में से जितने भी क्लाइमेट चेंज के पेजेस हैं जो जो आपको पढ़ना है, वो मैंने कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहता हूँ उसके रिलेटेड कि टॉपिक का नाम क्या है, कि आप वीडियो के बाद एक बार उसको जाके देख लो। तो इस तरह से पढ़ना होता है, क्योंकि आजकल लोगों को मतलब पता नहीं, एक्सपोजर नहीं है इतना पढ़ना किस तरह से, क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करो अपने आप को,
और जैसे बायो रिमेडिएशन टॉपिक पढ़ाया मैंने, आप आज अपनी बुक खोलो, वहाँ से एक बार पढ़ो, खुद का नोट मेकिंग करो, और कल सुबह उठ के रिवीजन करो, कल शाम को एक बार रिवीजन करो, और फिर एक महीने के बाद दोबारा एक हफ्ते के बाद रिवीजन करो, और आपको खुद ही ऑटोमेटिकली वो सब याद रहेगा। ठीक है, तो बहुत ज्ञान हो गया। सो थैंक यू फॉर टर्निंग इन।